आज हमारा मौजू है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। करेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड, रिव्यू द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्ज़रलैंड। हमने ये देखना है कि बुनियादी तौर पर स्विट्ज़रलैंड कैसा मुल्क है, इसकी जो आइनी तारीख है वो क्या है और किस किस मराहिल सदियों के इर्तिकाई अमल से गुजर कर ये अपनी मौजूदा फॉर्म में हमें मिलता है। This is the most beautiful country of Europe and it is called Paradise of Europe. This is situated in Middle East of Europe with four famous countries on its four sides. Austria to east, France to the west, Germany to the north and Italy to the south surrounded this country. People of all these countries resides in this country and it is called एथनोलॉजिकल सेंटर ऑफ यूरोप। यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्ज़रलैंड है। इसको यूरोप की जन्नत भी कहा जाता है। ये मुल्क यूरोप के सेंटर में वाक़या है। इसके चारों तरफ दुनिया के चार मशहूर, बल्कि कहा जाए कि जंगी ममालिक भी शामिल है तो गलत ना होगा। इसके मशरक़ में ऑस्ट्रेलिया है, मगरब में फ़्रांस, शुमाल में जर्मनी और जनूब में इटली आबाद है। और दिलचस्प बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में ज़्यादातर चारों हमसाया ममालिक के बाशिंदे आबाद हैं, इसलिए इसे यूरोप का नस्लियाती मरकज़ यानी एथनोलॉजिकल सेंटर भी कहा जाता है, जिसमें चार मुख्तलिफ अक़वाम के लोग कसरत से आबाद हैं। स्विट्ज़रलैंड का रकबा तकरीबन 41,600 मुरबा किलोमीटर है, जिसके इर्द गिर्द कोई समुंदर नहीं। इस वजह से इस मुल्क को लैंड लॉक्ड कंट्री भी कहा जाता है। मजहबी इतबार से देखें तो यहाँ के 57% लोग प्रोटेस्टेंट हैं, फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, जबकि 43% के राउंड अबाउट लोग रोमन कैथोलिक फ़िरके के पैरोकार हैं। फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और स्विस जो है इसकी सरकारी ज़बानें, कौमी सरकारी ज़बानें हैं। यानी ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें जो उसकी सरकारी ज़बान है वो इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक को मद्देनज़र रखकर डिक्लेयर की गई है, क्योंकि उधर ज़्यादातर हमसाया ममालिक के लोग आबाद हैं और स्विट्ज़रलैंड की जो अपनी आबादी है वो बहुत कम, तकरीबन वो टोटल आबादी का सिर्फ 10.6% है। मुल्क का तकरीबन हर शहरी 2 ज़बानें ज़रूर जानता है। This is strong industrial country and the hard-working people are the source to make it so. The Swiss people made it is a self-sufficient country of Europe. It gets food from other countries and it is unable to produce any food. It is importer of iron, petrol, coal for its industry and cement, stone, salt are the minerals of this country. स्विट्ज़रलैंड एक बहुत ज़्यादा मजबूत सनती मुल्क है। इसकी जो तरक्की और कामयाबी का सेहरा है वो स्विस अवाम के सर पे जाता है, जिन्होंने अपनी शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में स्विट्ज़रलैंड को न सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया का खुद कफील मुल्क बनाया है। हालांकि आज भी स्विट्ज़रलैंड खुराक के हवाले से दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करता है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया होने की वजह से जो फसल की पैदावार है वो तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि वो स्विट्ज़रलैंड एक आदमी की भी खुराक पैदा करने के काबिल नहीं। लोहा, पेट्रोलियम और कोयला इसकी दरामदात में शामिल है। पत्थर, सीमेंट और साल्ट भी बकसरत स्विट्ज़रलैंड में पाया जाता है। इसके अलावा तिबी आलात, घड़ियाँ और कंप्यूटर्स पूरी दुनिया में अपनी मिसालात हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी ये बहुत हद तक खुद कफील और एक बहुत बड़ी सनत का दर्जा रखता है। This country is impartial because of being surrounded by powerful countries. It remained impartial in 2 world wars. Its impartiality was first accepted in Vienna Congress 1815 and by League of Nations in 1920. There is no regular army, but every citizen gets military training to protect this country. सियासी तौर पर यह मुल्क अपने क़याम से लेके अब तक ही शुरू से गैर जानिबदार रहा है। जर्मनी के भरपूर दबाव के बावजूद इसने दोनों जंगों
1914 से 18 तक जो पहली आलमी जंग है और दूसरी आलमी जंग जो 1939 से 1945 तक है, उसमें ये मुकम्मल गैर जानिबदार रहा है। इस गैर जानिबदारी को पहली दफ़ा वियना कांग्रेस 1815 में तस्लीम किया गया और फिर अंजमन अक़वाम मुत्तहिदा लीग ऑफ नेशंस में 1920 में तस्लीम किया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क की कोई बाकायदा रेगुलर फौज नहीं है, क्योंकि इसकी किसी मुल्क के साथ कोई जंग नहीं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि यह मुल्क मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह है। हकीकत में हर स्विस बाशिंदा रेगुलर फौजी तरबियत हासिल करता है और वो अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर वक्त कोशा होता है। स्विट्ज़रलैंड नस्ली और जोग्राफी लिहाज से तकसीम होने के बावजूद पूरी दुनिया में अपने इत्तेहाद यगानत की वजह से मशहूर है। ये मुल्क यूनिटी लाइज इन डाइवर्सिटी की बेहतरीन मिसाल है। This impartiality of Switzerland is due to geographical reason because it is surrounded by powerful countries and it cannot have enmity against any country, and this impartiality has given it their dignity and stability with an honor. स्विट्ज़रलैंड की गैर जानिबदारी की वजह इसके जोग्राफी माशी हालात भी हैं। इसके चारों तरफ क्योंकि जंगी ताकतें मौजूद हैं जो दुनिया की दोनों वर्ल्ड वार में बुनियादी तौर पर हिस्सा ले चुकी हैं, इसलिए स्विट्ज़रलैंड नहीं चाहता किसी एक हमसाया मुल्क का साथ देकर दूसरे हमसाया ममालिक के साथ दुश्मनी ले। इसलिए वो अपनी इस गैर जानिबदारी की हिकमत अमली पर अमल पैरा होते हुए मुकम्मल तौर पर अपनी दाखिली और खारजा पॉलिसी को इस्तेहकाम बख्शता है। अब हम आते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ। आईनी इर्तिका। A strong confederation is required for the stability of economy and defense of a country, and for this in 1291 it is founded a confederation under perpetual league in 3 cities of Uri, Schwaz and Unterwalden, which accepted it as a federal state in the Free State in an agreement, Treaty of Westphalia in 1648। दुनिया में जहाँ कहीं भी मजबूत दिफाई और माशरती रियासत कायम करनी हो तो वहाँ एक मजबूत कन्फेडरेशन कायम की जाती है। इस मकसद के लिए 1291 में स्विट्जरलैंड के 3 शहरों यूरी, शोएस और इंटरवाल्डन ने परपेचुअल लीग के तहत एक मजबूत कन्फेडरेशन की बुनियाद रखी, जिसे 1648 में मुआहदा वेस्टफालिया के तहत एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत की हैसियत से तस्लीम किया गया। इस वक्त तक कन्फेडरेशन में स्विट्जरलैंड के दूसरे कुछ इलाके भी शामिल हो चुके थे। दाखिली तौर पर इस कन्फेडरेशन का इत्तेहाद जो है वो बड़ा लचकदार नोयत का था। स्विट्जरलैंड में ज़िले को कैंटोन के नाम से पुकारा जाता है। तमाम कैंटोन्स इत्तेहाद, यकजहती और पुरअमन तरीके से रह रहे थे। जब कोई मसला दरपेश होता तो कैंटोन्स का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाता और एक कांग्रेस तश्कील दी जाती जिसमें तमाम कैंटोन्स अपने नुमाइंदों को भेजते थे। इस कांग्रेस को स्विस लैंग्वेज में डाइट कहते हैं। ये कांग्रेस दरअसल अपने मसाइल के मुतल्लिक फैसले सादर करती थी, ताहम इन फैसलों को मानना या ना मानना स्विस कैंटोन्स की अपनी डिस्क्रिप्शन थी, उनकी अपनी स्वार्थी थी। वो मानना चाहे तो मान ले, इग्नोर करना चाहे तो इग्नोर कर सकते थे। उन पे किसी किस्म की कोई कंपल्शन ना थी। एस्टेब्लिशमेंट हेल्वेटिक रिपब्लिक। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1718 Napoleon Bonaparte came into power and he began to widen the frontiers of France. In 1780 he conquered Switzerland, but instead of joining it, he set up a strong central government, there known as Helvetic Republic in Switzerland. The independence of all cantons was finished. The Swiss people protested against this, and Napoleon had to restore their independence. ये बड़ा अहम दिलचस्प पहलू है फ्रांसीसी डेवलपमेंट का। हेल्वेटिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्वेटिक रिपब्लिक यानी हेल्वेटिक जमहूरिया का क्या।
फ्रांसीसी इनकलाब जो 1789 के बाद फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट बरसर इक़्तिदार आया, इसने बरसर इक़्तिदार आते ही अपनी सरहदों को बहुत ज़्यादा वुसअत देना शुरू कर दी। इसकी जंगी मुहिमात के नतीजे में 1798 में फ्रांस ने स्विट्ज़रलैंड को भी फतह कर लिया, लेकिन नेपोलियन ने स्विट्ज़रलैंड को फ्रांस से मुल्हिक करने की बजाय वहां एक मजबूत मरकजी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट कायम कर दी, जिसे हेलवेटिक जमहूरिया का नाम दिया गया। इस जमहूरियत के तहत तमाम कैंटोन्स की जो आज़ादी और खुद मुख्तारी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। नेपोलियन की इसी गलती, मेजर मिस्टेक की वजह से फ्रांसीसी लोगों के खिलाफ स्विस लोगों ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया, हत्ता कि नेपोलियन को मजबूर होकर अपना यह फैसला वापस लेना पड़ा। 1803 में एक मसालियाती एक्ट ऑफ मीडिएशन के नाम से जाना जाता है, वो मुतारिफ करवाया गया, जिसके तहत स्विट्ज़रलैंड के तमाम जो अजला हैं उनकी दाखिली और खारजी खुद मुख्तारी को बहाल कर दिया गया। 1803 एक्ट ऑफ मीडिएशन के तहत स्विट्ज़रलैंड में 6 मजीद कैंटोन्स शामिल किए गए। Through Act of Mediation, 6 more cantons were included and the cantons were allowed to make their constitution, and it continued up to 1850. In 1850, Napoleon suffered a defeat at Waterloo and his downfall was started. इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक्ट ऑफ मेडिएशन के तहत स्विट्ज़रलैंड में 6 मजीद कैंटोन्स शामिल कर दिए गए। इसने एक्ट के तहत तमाम कैंटोन्स को अपना दसातीर बनाने की इजाज़त मिल गई, इन्हें दाखिली और खारजी खुद मुख्तारी दी गई, लेकिन यह निज़ाम ज़्यादा अरसा तक ना चल सका और यह सिर्फ 1815 तक यह अमल जारी रहा। 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के मुकाम पर ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे इसका ज़वाल का आगाज शुरू हो गया। आगे हम डिस्कस करते हैं वियना कांग्रेस। आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, वियना कांग्रेस इन 1815 gave Switzerland a new constitution under which cantons were politically independent to a great extent. नेपोलियन की शिकस्त के बाद वियना कांग्रेस ने 1815 में स्विट्ज़रलैंड में एक नया दस्तूर मुतारिफ करवा दिया, जिसके तहत वहां के कैंटोन्स को सियासी तौर पर मजीद खुद मुख्तारी दे दी गई काफी हद तक, और जो मरकजी वफाकी निज़ाम है वो कमजोर हो गया। Which caused a civil war in 1847 in Switzerland. This civil war was because of Roman Catholic supporters in 7 cantons. जिसके नतीजे चूंकि वफाकी फेडरल सिस्टम वहां कमजोर कर दिया गया 1815 की वियना कांग्रेस के तहत, इसके नतीजे में 1847 में स्विट्ज़रलैंड में जबरदस्त सिविल वॉर खाना जगी शुरू हो गई। यह सिविल वॉर दरअसल रोमन कैथोलिक नजरियात के हामी 7 कैंटोन्स के इत्तेहाद के बायस शुरू हुई, क्योंकि इन मज़कूरा कैंटोन्स ने मजहबी जज्बात के ज़ेरे असर संडरबर्न लीग के नाम से एक अलहदा इत्तेहाद कायम कर ली। इस 7 कैंटोन्स में याद रखिएगा सब जो है वो रोमन कैथोलिक फिरके के हामी अफराद शामिल थे और ज़िला शामिल थे। These made a united front under the influence of religious feelings, and this made the feelings of Protestants burn, and Switzerland had a very narrow escape from being divided. रोमन कैथोलिक के इन नजरियात की वजह से, जिसके तहत 7 अजला इकट्ठे हुए, कैंटोन्स इकट्ठे हुए और इन्होंने अपना एक अलहदा इत्तेहाद संडरबाउंड लीग के नाम से कायम कर लिया, जिससे जो दूसरा फिरका था क्रिश्चियनिटी का, प्रोटेस्टेंट, उनमें नफरत के जज्बात
भर गए और स्विट्जरलैंड दो हिस्सों में तकसीम होते होते रह गया। This civil war broke the unity of the country, which encouraged the separatist forces to come into the field of war. But these could not succeed because federalist cantons got victory, and this produced an idea of strong federation, and efforts for a new constitution started. इस खाना जंगी ने मुल्क में इत्तेहाद यकजहती को ख़त्म तकरीबन कर दिया, जिससे अलहदगी पसंद कुव्वतें मैदान अमल में नज़र आईं, लेकिन वो अपने मज़मूम मकासद में कामयाब ना हो सकी, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की ये खुशकिस्मती थी कि इसमें खाना जंगी के दौरान जो फेडरलिस्ट पीपल थे, वफाक पसंद कैंटोन्स ने फतह हासिल कर ली, जिससे एक मजबूत वफाक की ज़रूरत का दोबारा एहसास पैदा हुआ। बस एक नए दस्तूर की तैयारी के लिए कोशिशें शुरू हो गई। Establishment of federal government. The Civil War losses brought the idea of making the Federation of Switzerland strong. 22 cantons of Switzerland arranged a committee which worked under Swiss diet. खाना जंगी से होने वाले नुकसानात ने स्विट्जरलैंड को एक मजबूत मरकजी हुकूमत के क़याम की तरफ सोचने के लिए राग़िब किया। बस स्विट्जरलैंड की 22 कैंटोन्स यानी 22 अजला ने एक कमेटी मुरतब की। ये कमेटी स्विस डाइट के तहत काम कर रही थी। In 1848, this committee prepared a constitution through which a strong central government was set up and a real federation came into existence. 1848 में इस कमेटी ने एक बहुत कामयाब दस्तूर मरतब किया और इसे मुतारफ करवाया, जिसके तहत स्विट्जरलैंड में एक मजबूत मरकजी वफाकी हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया। इस आइन के तहत मुल्क में एक मजबूत हकीकी वफाक कायम किया गया। A bicameral legislature was established in which in the lower house the representation is in proportion to population, and in the upper house all cantons have equal representatives. इसमें बुनियादी तौर पे देखा जाए तो चूंकि एक मजबूत वफाकी फेडरेशन कायम कर दी गई, इसके तहत मरकज में 2 ऐवानी मकनाना भी कायम कर दी गई। ऐवान ज़ेरी में जो नुमाइंदगी है वो हमारे सिस्टम के तहत आबादी की बुनियाद पर दी गई, और ऐवान बाला में तमाम कैंटोन्स को मसावी नुमाइंदगी दी गई। जैसे हमारी कौमी असम्बली में आबादी के हिसाब से सीटें हैं, सूबाई असम्बलियों में आबादी के हिसाब से सीटें मुकर्रर हैं, लेकिन सेनेट में तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी दी गई है। इसी तरह ये स्विट्जरलैंड का आइन है। अंडर द 1848 Constitution, defense, foreign affairs and some economic affairs were with the center, but under emergent condition the federation had less powers. In 1848 1848 के तहत आइन में मरकज को दिफा, अमूर खारजा, करंसी, मालियाती मामलात और माशी कंट्रोल के तहत इख्तियार दिए गए, लेकिन हंगामी हालात से निपटने के लिए भी वफाकी हुकूमत के पास कोई खतर खा इख्तियार ना थे एमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए। In 1848 the constitution was revived completely and legislative assembly passed the constitution first, and afterwards through plebiscite it was approved, and the federation was given more powers through this amendment to deal with the emergent conditions.
1848 में आइन पर मुकम्मल तौर पर नज़रसानी की गई और आइन में तब्दीली की तोसी कर दी गई। पहले ये आइन मजलिस कानून साज ने मंजूर किया यानी फेडरल असम्बली में, और बाद में लोगों ने रेफरेंडम के जरिए इसमें तब्दीली का अमल को मंजूर किया। इस आइन की तब्दीली के तहत मरकज को हंगामी हालात से निपटने के लिए तमाम तार अख्तियारात दे दिए गए ताकि कन्फेडरेशन जो स्विट्ज़रलैंड की वो कायम रह सके और जो कैंटोन्स हैं वो पावर्स, दाखिली और खारजी पावर्स का कोई इलीगल फ़ायदा उठाते हुए खुद मुख्तारी के तहत कोई फैसले ना करना शुरू कर दें। ऑन मे 29, 1874, this revived constitutional bill was brought into force and it exists even today. There is a strong foundation and cantons have been given internal independence in local matters. 29 मई 1874 को नज़रसानी शुदा आइन मुसवदा मुल्क में मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया। ये आइन खुशकिस्मती से आज भी स्विट्ज़रलैंड में नाफिज है। इस आइन के तहत अब एक मजबूत वफाकी मरकजी हुकूमत कायम है जिसके तहत इसकी तमाम वफाकी इकाइयों कैंटोन्स को इलाकाई नोयत के तहत दाखिली खुद मुख्तारी हासिल है जिससे वो अपने रोज़मर्रा के मालियाती, माशी, इक़्तिसादी, दाखिली, खारजी मामलात को डील कर सकती हैं। आगे स्विट्ज़रलैंड के आइन की कुछ फीचर्स हैं, खसूसियात हैं, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते हैं। ऑन मे 2987 a revived constitution was brought into action which is still continuing even today. Written constitution. दरअसल देखा जाए तो जो 1848 और 1874 का दस्तूर है इनमें बुनियादी तौर पे कोई फ़र्क नहीं है, ये तकरीबन एक जैसे ही हैं। इसमें पहला जो है ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देयर इज़ अ रिटन एंड अ डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज़ 122 सेक्शंस, ऑर्डिनरी मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड इवन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, फिशरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। स्विट्ज़रलैंड का मौजूदा आइन नज़रसानी के बाद 1874 में बुनियादी तौर पर नाफिज किया गया। ये एक मुकम्मल तहरीरी मुफस्सल आइन है जिसमें 122 दिफात हैं। इस आइन में मामूली नोयत के मामलात को भी ज़ेर बहस लाया गया है। मिसाल के तौर पर इसमें बीमारियों की रोकथाम, माहीगीरी का महकमा और टैक्स के मामलात भी तफसील से जिक्र किया गया। दस्तूर में मरकज़ के अख्तियारात को भी तफसील से बयान किया गया है ताकि कैंटोन्स और जो मरकज़ है उसके दरमियान किसी किस्म का उलझाव पैदा ना हो। उम्मीद आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए लेक्चर के साथ हाजिर। अल्लाह हाफ़िज़।